आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने बहुत जोशीली आवाज में अपने क्षेत्र के विकास की सारी बात आपके समक्ष रखी। मैं राकेश जम्वाल जी सुंदरनगर से, हमारे जिला के अध्यक्ष पार्टी के श्री दिलीप ठाकुर जी, जिला के महामंत्री ओम प्रकाश जी, प्रताप ठाकुर जी मंडल के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र जी, और यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धर्म सिंह जी, पार्टी के हमारे साथी श्री नरेश चंदेल जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, किसान मोर्चा के हमारे रामचंद्र जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे साथी श्री नितिन जी, हॉस्पिटल वेलफेयर के हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्री कौशल जी, उपस्थित सभी पार्षदगण और भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा ये सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट के साथ एक नई एडिशन जो हुई है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर हम विकास के सारे पैरामीटर्स को देखें, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जैसे आपके विधायक राकेश जम्वाल जी कह रहे थे कि जहां सड़कें बननी थी वहां सड़कें बनाई गई, जहां शिक्षा के संस्थान खुलने थे वहां शिक्षा के संस्थान खुले, जहां स्वास्थ्य की सुविधाओं में काम करने की और ज्यादा जरूरत थी वहां पर वो किया गया, जहां पेयजल योजनाओं के लिए काम करने की जरूरत थी वहां पर वो किया गया। हर क्षेत्र में कह सकता हूं ये सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है। और पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, काम सभी ने किया होगा, ज्यादा किया कम किया उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में जहां जिस चीज की जरूरत थी वहां उस चीज को हमने करने की कोशिश की, क्योंकि विधायक महोदय हमेशा इस बात के लिए आग्रह कहते थे, ये इलाका नया जुड़ा है, इस इलाके में बीडीओ का ऑफिस होना चाहिए, इस इलाके में नया कुछ पंचायतें बननी चाहिए, इस इलाके में नया कुछ विकास के लिए ये कार्य होना चाहिए। तो सारी तफसील में नहीं जाकर के, डिटेल में जाकर के बात नहीं करूंगा, क्योंकि विधायक जी ने सारा बहुत बेहतर ढंग से सारा प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से भी विकास को रुकने नहीं दिया, काम करते रहे। अगर जहां हम यहां हॉस्पिटल के इस प्रांगण में खड़े हैं, यहीं पर अगर हम बात करें, सिविल हॉस्पिटल के दर्जे की बात कही गई थी लेकिन पूरी नहीं की गई थी। पूरी तब हुई जब राकेश जम्वाल जी विधानसभा में पहुंचे आप सबके आशीर्वाद से, और हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनी। इन्होंने कहा कि सुंदरनगर मंडी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है हमारे इसके जिले का। जहां सिर्फ सुंदरनगर का ही क्षेत्र नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं और विभिन्न विकास कार्यों के लिए यहां पर जो कार्यालय है उनमें आना जाना होता है। अगर मंडी जिले में अगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य मतलब हमारा गतिविधि का केंद्र है, सरकारी कार्यक्रमों का, सारी सरकारी
व्यवस्थाओं का, तो वो सुंदरनगर है। और उस दृष्टि से मुझे भी लगा सुंदरनगर में सब डिवीजन हॉस्पिटल अभी तक नहीं बन पाया, और इससे पहले हमारे जाकर के दूसरे इलाकों में एक नहीं अनेक जगह में बना दिए। ये बात सच है कि जो पूर्व की सरकार रही उनका काम हो जमीन पर, ये सारी चीज से कोई लेना देना नहीं होता था। नाम छापना उनके लिए महत्वपूर्ण होता था। मेरे भी जंजैहली में जाकर के सिविल हॉस्पिटल की घोषणा की, भवन हम आज बना रहे हैं। सुविधाएं पोस्टों की क्रेशन हम आज कर रहे हैं। डॉक्टरों का जाना तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसलिए एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के जहां इस सुंदरनगर में जहां काम की जरूरत थी, हमने सिविल हॉस्पिटल का दर्जे के साथ साथ में पोस्टों की क्रिएशन भी की। सुंदरनगर हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि यहां पर स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हमारे पास नहीं है। आपके सामने शिलान्यास करने के बाद वो कार्य चल रहा है। सुंदरनगर में आप लोगों ने कहा कि इस कोविड के दौर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां हमको जो एमसीएच का भवन यहां पर जिसका काम हमने शुरू किया, जिसका उद्घाटन भी करके हमने उसको लोगों के लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन कोविड की सिचुएशन के कारण इसको नोटिफाई कर दिया कि यहां पर कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी महसूस की जा रही थी, वो कमी महसूस की जा रही थी यहां पर, यहां हमारे पास ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां पूर्व में सरकार के दौरान जो लंबे समय तक सत्ता में रही, सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे। एक हिमाचल प्रदेश में हमारे शिमला में आईजीएमसी में था, और दूसरा ऑक्सीजन प्लांट आपके कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में था। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं आपके सामने, आज हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के 41 ऑक्सीजन प्लांट हमारे देश में। ऑक्सीजन का महत्व तो हम कभी समझते नहीं थी। जो खुली हवा में ऑक्सीजन मिल रही है, हम सोचते थे कि यही पर्याप्त है। लेकिन कोविड का ये दौर पिछला जो आया, सेकंड फेज का, उस दौर में महसूस किया कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाने भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वायरस के कारण लोगों की अगर मृत्यु का कारण बनने लगा तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब लंग्स उनके क्लैप्स हो रहे थे संक्रमण के कारण, और ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, उसके कारण बहुत लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। पर आज मैं इस बात को कह सकता हूं, कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से जो आप सबका भी सहयोग रहा, मैं खासतौर से यहाँ डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हमारे साथ में। सब लोगों ने जितने बेहतरीन ढंग से काम किया, हम एहसान चुकता नहीं कर सकते उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हम सबकी जीवन को बचाने के लिए कोशिश की। और यही नहीं, हम आगे बढ़ करके पूरे देश भर में कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जब ये मालूम पड़ा कि कोविड का इलाज सही मायने में कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्सीन एकमात्र रास्ता है जिससे बचाव ज्यादा बेहतर ढंग से हो सकता है, मास्क पहन करके भी हम थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को लेकर के विचार किया, वैक्सीन बढ़नी चाहिए, जल्दी बढ़नी चाहिए, भारत के साइंटिस्ट इस काम को करें। उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया, साइंटिस्ट को बुला करके कहा कि जो भी आपको मदद की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के साइंटिस्ट इस वैक्सीन को बना करके तैयार करें। साइंटिस्ट ने काम किया और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान जो है भारत के अंदर चल रहा है। और उस वैक्सीन के अभियान में
मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। पहली डोज में भी हम पहले स्थान पर आए और पहली डोज पर जब पहले स्थान पर आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने जब ये बात साझी की, मैंने उनसे कहा कि मैं आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप हिमाचल के सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को, सबको, हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको साधुवाद दें, बधाई दें और हिमाचल प्रदेश की जनता को भी आप, उनका भी आप अभिनंदन करें, उनको भी बधाई दें, क्योंकि उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी, ये वैक्सीन मत लगाओ, कुछ लोग राजनीति करने के लिए इससे भी नहीं चूके, वैक्सीन लगाओगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। लोग सोचने लगे, हमको पूछने लगे कि लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। कई ने तो यहां तक पूछा कि नेता को पहले क्यों नहीं लगाई गई, पहले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सों को क्यों लगा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया, ये वैक्सीन नेता के लिए नहीं है, बड़े आदमी के लिए नहीं है, ये वैक्सीन सबसे पहले उसको लगेगी जो हमारी जिंदगी की रक्षा करने के लिए अपने आप को संकट में डाला। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने इस पर भी प्रश्न खड़े करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं लगाई, मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं लगाई सबसे पहले। और कुछ तो ये कहने लगे कि ये सब लोग जो इसलिए दूसरे लोगों को लगा रहे हैं कि पहले देखेंगे कि ये चलेगी, ठीक चलेगी, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। बहुत विचित्र परिस्थिति हमने सामने देखी। लेकिन हम अपने मामले को लेकर के बड़े स्पष्ट थे। वैक्सीन बनी है, भारत के साइंटिस्ट ने बनी है, हमका भरोसा होना चाहिए। ये हमारी गलत आदत पड़ गई है, पद्धति गलत है सोचने और समझने की कि बहुत बाहर के देश की अगर वैक्सीन बनी है, कोई दवाई बनी है, उसको तो हम तुरंत उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भारत के साइंटिस्ट ने इतनी परिश्रम करने के बाद जो वैक्सीन बनाई, उस पर हम प्रश्न खड़े करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी। और मैं उन मित्रों को जरूर कहना चाहता हूं, राजनीति करने के लिए हमारे पास कई मंच हैं, कई वजह हैं, कई स्थान हैं, लेकिन जहां जीवन का प्रश्न आता है, वहां पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आदमी का जीवन संकट में है, कोविड के दौरान एक स्थिति हमारे सामने तो ऐसी बन गई थी कि कितने रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे जिंदा। सारा काम छोड़ करके हमने आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए जो प्रयत्न किया जा सकता था, वो प्रयत्न किया है, क्योंकि आदमी के जीवन से कीमती कोई चीज नहीं है। और इसलिए मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमने हिमाचल में कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से बेहतर काम करने की कोशिश की, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। ठीक है, संकट उसके बावजूद भी इतना बड़ा था, उसमें परेशानी का दौर सबके लिए था। जब हम वैक्सीन की पहली डोज की डिक्लेरेशन करने लगे तो मैंने अधिकारियों के साथ बातचीत की। मैंने कहा कि कोई गांव बचा तो नहीं, कोई 1-2 आदमी बचे हो सकते हैं, समझ में आता है, 2-4 आदमी बचे हो समझ में आता है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कोई गांव पूरा बचा है। बोलते जी 2 गांव बचे। हमने कहा तो रुक जाइए, कौन कौन से गांव बचे? बोलते एक बचा बड़ा बंगाल, एक बचा मलाड। हमने कहा वहां क्यों? बोलता बड़ा बंगाल में जाने के लिए 4 दिन लगते हैं, आने के लिए 4 दिन लगते हैं। हमने कहा कितने लोग हैं मालूम करो, और वहां हेलीकॉप्टर में डॉक्टर की टीम, डिप्टी कमिश्नर को साथ में भेजा, सबको नर्सों को साथ में भेजा, हेलीकॉप्टर से वहां पर वैक्सीन पहुंचाई, और जितने लोग थे वहां पर बड़ा बंगाल में सबको वहां पर बुलाया, सबको वैक्सीन। मैंने कहा ये मलाना क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों बचा? तो मलाना बोलते जी पैदल तो थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज की दिक्कत है कि वहां देवता जगदम्बनी ऋषि की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। वहां की एक स्थापित परंपरा है, देवता बोलेगा हां तो हां, नहीं तो
कोई भी काम की उनकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। हमने कहा प्रयत्न करिए। डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को कहा मैंने कि आप जाइए, वो डॉक्टर की टीम के साथ लेकर के गए, आशा वर्कर नर्सेस की टीम साथ लेकर पहुंचे वहां पर, देवता से बात की, देवता के कामदारों से बात की और सबके लिए यही कहा कि ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और जब देवता ने अनुमति दी, हम सफल हुए उसमें, तो 2000 से ज्यादा लोग उस गांव में रहते हैं, सबको वैक्सीन वहां पर एक एक आदमी को वैक्सीन करवाने सकते। फिर उसके बाद जाकर के मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि अब हम फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेट फर्स्ट डोज के हो गए, और तब जाकर के प्रधानमंत्री जी जुड़े। दूसरी डोज भी हमने पूरी की और पूरे देश भर में सबसे पहले पूरी की। कठिन परिस्थितियां, जहां जाना पहुंचाना मुश्किल, वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल, जाकर के पहुंचना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी किया। इसलिए मैं उन सारी बातों को, अगर हम उन बातों का जिक्र करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद भी यही कहना चाहूंगा, भले ही पूरे देश भर में, हिमाचल में कोविड के मामलों में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको इस बात के लिए ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। ये नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन के नाम से पूरे देश और पूरी दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए हमको सावधानी बरतनी है, इस बात के लिए हम सुनिश्चित करें। बाकी सारी बातों को लेकर के जहां पर मुझसे पहले कहा गया है, हम हिमाचल प्रदेश में ये 4 साल का कार्यकाल, जिसमें 2 साल कोविड मैनेजमेंट पे ही निकल गए, लेकिन फिर भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम को गति देने की कोशिश की है। हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जहां सड़कें बननी थी वहां सड़कें बन रही हैं, जहां पुल बनने थे वहां पुल बन रहे हैं, जहां हॉस्पिटल का भवन बनना था वहां हॉस्पिटल बन रहा है, जहां शिक्षा का संस्थान बनना था वहां शिक्षा के संस्थान बन रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला हिमाचल प्रदेश के इस 4 वर्ष के सफर के इस कार्यकाल में। हर कदम पर आपका सहयोग और समर्थन मिला है। 4 साल पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया है, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री जी उस दिन भी आए थे जिस दिन हमारी सरकार 1 दिन की थी, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, छोटा प्रदेश लेकिन उसके मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं अपने आप पहुंचे। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप आइए, 1 साल पर हमने काम करने की जो कोशिश की है, हमें अच्छा लगेगा आप हमको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे धर्मशाला है। और उसके पश्चात 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो आदरणीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, शिमला पहुंचे। हमारी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए, और वहां शिमला में आकर के ग्राउंड ब्रेकिंग की, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए हमने जो प्लान किया था, 13,600 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की, जो सारे प्रोजेक्ट आज जमीन पर खड़े हो गए। तीसरे साल का कार्यकाल हम कोविड के कारण नहीं कर पाए, उसमें कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन जब 34 साल का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर से निवेदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने का निमंत्रण स्वीकार किया। और मैं आप सबको भी निमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देने के लिए यहां आया हूं कि आप सब भी 27 तारीख को 10 बजे पट्टल के ऐतिहासिक मैदान पर पहुंचे, प्रधानमंत्री जी को भी सुने और प्रधानमंत्री जी को सुनने के साथ साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बड़ी संख्या में पहुंचे। ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा कि प्रधानमंत्री
जहां मंडी आ रहे हैं वहां एक जगह एक दिन में एक समय पर एक मंच पर 11,300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास भी करते हैं। चावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट का हमारा उद्घाटन है, उसके पश्चात हमारे लुहरी स्टेज 1 का शिलान्यास है, तीसरा हमारा धौलासिद्ध प्रोजेक्ट का शिलान्यास है, और चौथा हमारे हिमाचल प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं रेणुका जी डैम का जो है उसका भी शिलान्यास है। 6,700 करोड़ रुपए की लागत से 6,700 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास हो रहा है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए के जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। इसलिए हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हिमाचल के साथ उनका बहुत निकट का संबंध रहा है, और इसलिए वो हमेशा इस बात का वो जिक्र करते हैं कि हिमाचल जब आता हूं ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। ये बात कभी अटल जी कहा करते थे, और हमारे आजाद भारत के इतिहास में दूसरे प्रधानमंत्री हिमाचल को इतना करीबी से भावनाओं के साथ जोड़ करके अगर देखते हैं तो उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। जब भी सर्वेक्षण हुआ दुनिया का कौन सबसे मजबूत नेता, कौन सबसे लोकप्रिय नेता, तो नाम एक ही आता है जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप 27 तारीख को बड़ी संख्या में मंडी पहुंचे। और आज किसान दिवस भी है, और किसान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे हिमाचल प्रदेश का तो लगभग जो गांव रहने वाला 90% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो किसान और बागवान ही है। किसानों की आय दुगनी हो, इस लक्ष्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग वाराणसी थी, उसमें हमको विशेष तौर से मुझे जो प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया, उसमें जो हमारी प्राकृतिक खेती है उस पर उन्होंने कहा, आग्रह किया। हमने प्रेजेंटेशन दी। हिमाचल प्रदेश में हम प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं, और इसलिए मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, जहां भारत की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है, जो किसान और बागवान कहलाता है, तो देश के विकास की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते पूरी, तब तक के लिए किसान समृद्ध नहीं होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है किसान किसान सम्मान निधि का। राशि छोटी है, लेकिन मेरे किसान के लिए मैं मदद करने की मंशा रखता हूं, ये संदेश दिया है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 27 तारीख के कार्यक्रम में आप पहुंचे, और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। नया वर्ष भी आएगा कुछ दिनों के पश्चात, नए साल की भी है तो अंग्रेजी साल, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं, हमको आदत पड़ गई है। चलो कोई भी है, कोई भी दिन इस प्रकार का महत्व का दिन होता है, तो उस महत्व के दिन को उस रूप में मनाने में कोई हर्ज भी नहीं है। और उस दृष्टि से आपको नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल आप सबके लिए शुभ हो, प्रदेश के लिए, सबके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हम पर कृपा करे, देवी देवता कृपा करे, इस कोविड के इस काल से नए साल में निजात मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन प्लांट मिला है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। और विकास के संदर्भ में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से राकेश जम्वाल जी एक एक छोटे छोटे काम को लेकर के उसको पीछे पड़ करके काम करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करके उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास को अगर एक नया आयाम मिला है, नई पहचान मिली है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दायित्व, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि आपका विधायक किस प्रकार से क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे।
उस योगदान को हमेशा स्मरण करना चाहिए। इतना मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। जो किसानों से जुड़े हुए विषय को लेकर के भाई राकेश जी ने यहाँ पर बात कही है, उसकी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पता किया है कि रिपोर्ट्स उसकी कहा है उसका आने के लिए, क्योंकि मुझे यहीं पर ही जानकारी दी गई। जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप जो है क्या किया जा सकता है, मेरी मंशा यही रहेगी कि हम आपकी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा मदद करें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इतना मैं कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ पहुंचे, आप सबका धन्यवाद। और मीडिया के हमारे सब साथी भी यहाँ पर हैं, और सब मीडिया के साथियों से भी मैं इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। कोविड के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर की तरह जानकारी हमको देते हैं, जानकारी समाज को देते हैं। और उस दृष्टि से जो हिमाचल प्रदेश में हमारे 4 साल का जो ये कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम मंडी में होने जा रहा है, उसमें भी आपकी बहुत बड़ी एक कोऑपरेशन रहेगी, सहयोग रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और मंडी के कार्यक्रम में आप सबको मैं निमंत्रण देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भव्य कार्यक्रम वेटनरी डिस्पेंसरी कहाँ जाइए? बाड़ी तो यहाँ है साथ, थोड़ा सा नजदीक। अच्छा, दिए बिना नहीं हो सकता। चलो, वेटनरी डिस्पेंसरी के लिए जो बात कही है बाड़ी के लिए, वो हम खोल देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं।